नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। क्योंकि देश का सच कहीं छुपा नहीं होता, बस देखने वाली नजर चाहिए। आज की हेडलाइंस पढ़ने से पहले एक सवाल, क्या जुमे की नमाज के बाद की भीड़ अब इबादत नहीं इशारे समझती है? क्या एक सुपरस्टार की रैली उसके फैन का आखिरी सफर बन सकती है? क्या 10,000 रुपए आत्मनिर्भरता की शुरुआत है या सत्ता की मजबूरी? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश पाकिस्तान को हराकर जश्न मना रहा था तो कांग्रेस की खामोशी क्यों गूंज रही थी? जवाब मिलेंगे सबूतों के साथ, तर्कों के साथ और तीखे सवालों के साथ। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले के बाद बंद हुए 7 पर्यटन स्थल फिर से खुले, एलजी मनोज सिन्हा ने दिए निर्देश। बिहार को 7 नई ट्रेनों की सौगात, देश में अमृत भारत एक्सप्रेस की संख्या हुई 15। करूर भगदड़ पीड़ितों से मिलने जाएगा एनडीए का प्रतिनिधि मंडल, जेपी नड्डा का ऐलान। मैच की तुलना युद्ध से करना ठीक नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पीएम पर निशाना। लखनऊ में धर्मांतरण कराने वाले गैंग का भांडाफोड़, आरोपी मलखान गिरफ्तार। यूके एसएसएससी पेपर लीक में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे सीएम धामी, सीबीआई जांच के दिए आदेश। बिहार तक फैला आई लव मोहम्मद विवाद, हाजीपुर में पोस्टर लगाने पर पीटा, मचा बवाल। भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगस्त में 4% बढ़ा, सरकार ने जारी किए आंकड़े। नहीं थम रहा सोने की कीमतों में उछाल, चांदी भी 1,44,000 के पार। एमपीसी की बैठक के बीच गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 61 अंक टूटा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जब मजहब के नाम पर सियासत की रोटियां सेकी जाती हैं, तो न सिर्फ कानून जलता है बल्कि आम आदमी की रोजी रोटी भी राख हो जाती है। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में विरोध करने का मतलब आग लगाना, पत्थर चलाना और दुकानों को लूटना होता है? क्या जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से निकलने वाली भीड़ अब जनता नहीं बल्कि जमात बन चुकी है, जो अपने नेताओं की गैर हाजिरी में भी शहर को बंधक बना लेती है? जी हां, शुक्रवार 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में जुमे की नमाज के बाद ऐसा कोहराम मचा जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। दोपहर 3:30 बजे के बाद नौमहला मस्जिद से नारेबाजी करते हुए भीड़ निकली और खलील स्कूल तिराहे, श्यामगंज और नोवेल्टी तिराहे पर पुलिस से आमने सामने भिड़ गई। भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया तो पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस से जवाब दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और घंटों तक शहर दहशत में डूबा रहा। पुलिस की शुरुआती जांच कहती है कि ये हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट एक हफ्ते पहले ही लिखी जा चुकी थी। 19 सितंबर को इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान ने ऐलान किया कि इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए जुलूस निकाला जाएगा। प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी, फिर भी तैयारियां जारी रही। गुरुवार रात पुलिस ने दावा किया कि आईएमसी ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया है, लेकिन शुक्रवार सुबह मौलाना तौकीर ने वीडियो जारी कर इस पत्र को फर्जी बताया और प्रदर्शन को पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी रखने की घोषणा कर दी। यही विरोधाभास भीड़ में भ्रम और उग्रता का कारण बना। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ एक और पुराने विवाद से जुड़ी है। 21 सितंबर को आईएमसी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी दी। वजह, पुलिस ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को हटाने की कोशिश की थी। देखिए। अरे मैंने अभी इंस्पेक्टरों को बात गिरा बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा कर हाथ काट लूंगा, 32 सालों की शक्ति। यहीं से माहौल बिगड़ने के संकेत मिलने लगे थे। इसके बाद मौलाना तौकीर, नफीस और मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को हाउस अरेस्ट में रखा गया। शुक्रवार को जैसे ही नमाज खत्म हुई,
हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल आए। मौलाना खुद मौके पर नहीं पहुंचे क्योंकि पुलिस ने रात में ही उन्हें एक अज्ञात स्थान पर शिफ्ट कर दिया था। भीड़ में नेतृत्व की गैर मौजूदगी और पहले से पहले भ्रम ने हालात को विस्फोटक बना दिया। खलील स्कूल तिराहे पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग तक हुई। पुलिस अधिकारियों को घायल किया गया। इलाके में सेक्शन 144, भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी। आपको बता दें, अब तक की कार्यवाही में 49 लोग गिरफ्तार, 9 हिरासत में पूछताछ के लिए, 10 FIR, 180 नामजद, 2500 अज्ञात पर केस दर्ज। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 प्रमुख लोग गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। भारी छापेमारी जारी, CCTV फुटेज और सोशल मीडिया खंगाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि अब कोई भूल कर भी ये ना सोचे कि वह भीड़ के दम पर कानून को हरा सकता है। दंगे भड़काने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सुनिए। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जाहिर है ये सिर्फ बरेली की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है कि अगर हम समय रहते नहीं चेते तो हर शुक्रवार एक नया फ्रंट पेज बन सकता है। जुमे की नमाज के बाद अमन का पैगाम आना चाहिए था, लेकिन आया नफरत का बवाल। सवाल ये नहीं कि पोस्टर पर क्या लिखा था, सवाल ये है कि शहर के दिल पर कौन जख्म छोड़ गया। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के करूर रैली में सुपरस्टार विजय के आने से पहले ही भीड़ गायब हो गई और जब मंच पर उन्हें इंतजार था तब 40 जिंदगियां इंतजार ही ना कर सकी। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या एक लंबे इंतजार, लापरवाही और जनता की भीड़ उन्मादी चाहत का मिला जुला नतीजा? शनिवार की शाम तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली की तैयारी एक उम्मीद दिखाती थी, लेकिन तब तक इतनी भीड़ आ गई थी कि इंतजार ही मौत बन गया। टीवीके ने रैली का समय 12 से 3 बजे बताया था, लेकिन विजय मंच पर पहुंचे शाम 7 बजे के बाद। इंतजार में लोग भूख प्यास से बेहाल हो गए, बेहोश होने लगे। पानी मांगने पर मंच पर भीषण भीड़ और दबाव बढ़ता गया। जब बिजली गुल हुई तो भीड़ ने अपना नियंत्रण खो दिया। सकरी सड़कों पर लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। सड़कें, नाले, छतियां, कहीं कहीं से लोग गिर रहे थे। लाठीचार्ज और अफरा तफरी ने स्थिति को और जटिल बना दिया। जी हां, आपको बता दें कि करूर जिले में शनिवार को एक्टर से नेता बने थलपति विजय की रैली में मची भगदड़ में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये रैली विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम की तरफ से आयोजित की गई थी। पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक हादसे की सबसे बड़ी वजह भीड़ का कंट्रोल से बाहर हो जाना और इंतजामों की भारी कमी थी। जब विजय भाषण दे रहे थे तो कई लोग पानी की मांग करने लगे, कुछ बेहोश होने लगे। तभी अचानक बिजली चली गई, जिससे माहौल और बिगड़ गया। अंधेरे में भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। कई लोग कुचल गए, कुछ नाले में गिर गए तो कुछ पेड़ की डालियों से गिर पड़े। इस हादसे में 17 महिलाएं, 13 पुरुष, 5 बच्चियां, 4 बच्चे और कई बुजुर्ग शामिल हैं। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ आई थी, तीनों की मौत हो गई। एक 28 साल की महिला और उसकी 2 बेटियां, एक शादी की तैयारी कर रहा 24 साल का जोड़ा और एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में टीवी के 3 नेताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से जान खतरे में डालने जैसी धाराओं में FIR दर्ज की है।
सरकार ने एकल सदस्यीय जांच आयोग बनाया है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुणा जगदीशन कर रही हैं। विजय की पार्टी ने सीबीआई या स्वतंत्र जांच की मांग की है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस मामले में राज्य सरकार को घेरा है। वहीं सरकारों ने मुआवजे की घोषणाएं भी की हैं। राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवार को 10 लाख, घायलों को 1 लाख रुपए। केंद्र सरकार द्वारा मृतकों के लिए 2 लाख, घायलों के लिए 50,000 रुपए। विजय की पार्टी द्वारा मृतकों को 20 लाख, घायलों को 2 लाख रुपए। कांग्रेस द्वारा मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। बीजेपी द्वारा 1 लाख रुपए प्रति मृतक परिवार। वहीं विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हादसे पर गहरा दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मिलने की कोशिश की, लेकिन राज्य सरकार ने सुरक्षा कारणों से उन्हें घटनास्थल पर जाने से रोका। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आयोजकों को 10,000 लोगों के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन एक्टर विजय की झलक पाने के लिए 27,000 लोग पहुंच गए। वहीं विजय के देर से आने से भीड़ बेचैन हो गई और बिजली गुल, भीषण गर्मी, भूख प्यास और सकरा रास्ता हादसे का कारण बना। वहीं इस हादसे के बाद मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि जब तक जांच पूरी ना हो विजय को सार्वजनिक सभा करने से रोका जाए। जाहिर है यह हादसा तमिलनाडु की सबसे दर्दनाक रैलियों में से एक बन गया। ये रैली लोगों के लिए एक जश्न जैसा मौका था, लेकिन कुछ ही घंटों में वो जश्न मातम में बदल गया। लोग अपने पसंदीदा एक्टर विजय को देखने आए थे, लेकिन भीड़, अव्यवस्था और लापरवाही ने 40 जिंदगियां छीन ली। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुआवजा देकर जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी? क्या जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया उन्हें ये पैसे सुकून दे पाएंगे? सरकार जांच की बात कर रही है, विजय ने दुख जताया है, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? आखिर कब होगा ऐसा इंतजाम जहां कोई रैली आखिरी मुलाकात ना बन जाए? अब सबकी नजर इस पर है कि क्या कोई सख्त कार्यवाही होती है या फिर यह भी एक और राजनीतिक हादसा बनकर रह जाएगा। अब बस यही उम्मीद है कि सच्चाई सामने आए और जिनकी गलती है उन्हें सजा मिले, ताकि अगली बार कोई अपने चहेते स्टार को देखने जाए तो वापस अपने घर भी लौट सके। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। चुनाव नजदीक है और बिहार की बहनों के खाते में सीधे 10,000 रुपए पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस योजना को लॉन्च किया है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर महिला को इसका फायदा मिलेगा? क्या ये सिर्फ वोट लेने का नया तरीका है या वाकई महिलाओं की जिंदगी बदलने वाला कदम? और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो एक पैसा नहीं दिया, ये तो पूरा खर्चा बिहार सरकार का है। तो क्या सच में महिलाओं को रोजगार मिलेगा या नेताओं को वोट? आइए समझते हैं कि इस योजना के पीछे असली खेल क्या है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सियासत तेज है। एक तरफ 10,000 की ट्रांसफर, दूसरी तरफ 2,500 रुपए हर महीने का वादा। अब असली मुकाबला विकास बनाम वादे का है और फैसला करेगी बिहार की नारी शक्ति, क्योंकि सभी को पता है कि जब महिला वोटर वोट डालती है तो सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। 2010 हो या 2020, नीतीश कुमार के सत्ता में टिके रहने की एक बड़ी वजह बिहार की महिलाएं रही हैं और अब उसी नारी शक्ति को साधने के लिए लाई गई है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। लेकिन ये कोई मुफ्त योजना नहीं है, बल्कि रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं के लिए शुरुआती मदद है। योजना का फायदा सिर्फ वही महिलाएं ले सकती हैं जो जीविका समूह से जुड़ी हैं या जुड़ने के लिए आवेदन कर चुकी हैं। आयु सीमा 18 से 60 साल, शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट और कोई भी सरकारी नौकरी वाला सदस्य परिवार में नहीं होना चाहिए। योजना में आगे चलकर काम की समीक्षा के आधार पर 2 लाख तक की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। तो अब सवाल है कि क्या हर महिला को फायदा मिलेगा या नहीं? तो आपको बता दें कि हर महिला वोटर को योजना का लाभ नहीं मिलेगा और ये हर महीने 2,500 रुपए देने वाली योजनाओं की तरह सीधी और लोक लुभावन भी नहीं। इसमें हर महीने पैसा नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी होगी और फिर 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर आगे की मदद मिलेगी।
यानी ये योजना काम करो पैसा पाओ वाली है, ना कि पैसा लो और आराम करो वाली। वहीं बिहार की राजनीति का गणित कहता है कि बिहार में महिला वोटर की संख्या 3.39 करोड़ से ज्यादा है। अभी तक योजना से जुड़ी 75 लाख महिलाएं, यानी लगभग 22% महिला वोटर। अगर यही 22% महिला वोट बीजेपी जेडीयू को मिले तो ये किसी भी चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर महिला इस योजना को वोट देने की वजह मानेगी, या उसे लगता है कि दूसरों ने 2500 रुपए महीना देने का वादा किया है तो वो ज्यादा फायदे में है। वहीं विपक्ष भी चुप नहीं है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये पूरी योजना राज्य सरकार की है, मोदी जी का कोई योगदान नहीं, यानी क्रेडिट की लड़ाई भी साथ साथ चल रही है। वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में हुआ था, जहां कांग्रेस ने वादा किया और बीजेपी ने पैसा भेजकर वोट बटोर लिए। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे मजबूत पिलर महिलाएं ही रही हैं। साइकिल योजना हो या शराबबंदी का फैसला या फिर पोशाक और कन्या उत्थान योजनाएं, इन सब का मुख्य टारगेट महिला वोटर ही रहा है। लेकिन ये भी सच है कि इस बार नीतीश अकेले नहीं चल रहे। बीजेपी और पीएम मोदी की मौजूदगी से वो महिला वोट को 2 बार पैकेज कर रहे हैं, एक बार काम के नाम पर और दूसरी बार मोदी के नाम पर। कुल मिलाकर सवाल बस इतना नहीं है कि 10,000 रुपए मिले या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या उस पैसे से किसी की जिंदगी वाकई बदलेगी। महिलाएं आत्मनिर्भर बने ये तो सब चाहते हैं, लेकिन क्या हर महिला तक ये योजना पहुंचेगी, और क्या हर महिला के पास वो सुविधा, वो सपोर्ट है जिससे वो बिजनेस शुरू कर सके, चलाकर दिखा सके। नेताओं का काम योजनाएं बनाना है और जनता का काम है उन्हें कसौटी पर कसना। बिहार की महिलाएं अब साइलेंट वोटर नहीं, अब वो समझती हैं कि कौन उन्हें सच में आगे बढ़ाना चाहता है और कौन सिर्फ चुनाव से पहले माइक पर सम्मान की बात करता है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में महिलाएं किसे वोट देंगी, सपनों को या सिर्फ वादों को, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ गद्दी की नहीं, गौरव और गरिमा की भी है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान को तीसरी बार हराकर एशिया कप 2025 अपने नाम किया तो पूरे देश में जश्न छा गया। सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर तक कह दिया और रात 12:20 पर ही खिलाड़ियों को सलाम ठोक दिया। लेकिन इसी बीच एक सन्नाटा सुनाई दिया और वो था कांग्रेस के गलियारों से। न राहुल गांधी बोले, न प्रियंका गांधी वाड्रा ने बधाई दी, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई पोस्ट किया, ना कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कोई ट्वीट आया। आज 29 सितंबर सुबह 10:18 तक भी कांग्रेस की सोशल मीडिया दीवार सूनी थी। ये वही कांग्रेस है जो हर मुद्दे पर ट्वीट मारने में सबसे तेज रहती है, लेकिन देश की जीत पर एक शब्द भी नहीं। अब सवाल तो बनता है कि क्या भारत की जीत पर बधाई देने के लिए भी कांग्रेस को पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या पाकिस्तान पर जीत से कांग्रेस इतना असहज हो जाती है कि कुछ बोल भी नहीं पाती? क्या राहुल गांधी को अब तक समझ नहीं आया कि यह क्रिकेट मैच था और जीते हम हैं, पाकिस्तान नहीं? वही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी करारा तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एशिया कप की जीत से बेसुध हो गई है। शायद वो मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के आकाओं की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। सेना हो या क्रिकेट, कांग्रेस की आंखें पाकिस्तान के लिए हमेशा नरम रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब देश जीता तो कांग्रेस चुप क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की हार कांग्रेस को दर्द दे गई? सच तो यह है कि जब बात देश के सम्मान, जीत और जश्न की हो तब हर पार्टी को राजनीति से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की यह चुप्पी जनता के मन में सवाल भी छोड़ती है और संदेह भी, क्योंकि भारत जब पाकिस्तान को हराता है तो देश मुस्कुराता है, लेकिन कांग्रेस खामोश हो जाती है। तो ये थी आज की वो खबरें जो सिर्फ सूचना नहीं, चेतावनी है, जो सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि लोकतंत्र की लकीरें खींचती हैं। कहीं भीड़ कानून से भिड़ती है तो कहीं इंतजार जिंदगी छीन लेता है, कहीं 10,000 का ट्रांसफर एक सियासी दाव बन जाता है तो कहीं एक ऐतिहासिक जीत पर देश गर्व करता है। लेकिन कुछ नेता खामोश रहते हैं। आज का आखिरी सवाल छोड़ते हैं आपके लिए कि क्या
हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां देश के दुश्मनों से ज्यादा डर हमें अपने सियासतदानों की छुप्पी से होना चाहिए। सोचिए, समझिए और देखना मत भूलिए खबरें अब तक, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं मिलती, खबर के पीछे की नीयत भी दिखाई जाती है। फिर मिलेंगे नई खबरों, नए सवालों और नए जवाबों के साथ। नमस्कार।